नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं निपुण आलम्बाइन डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ ही एक स्ट्रेटेजिक टॉक करना, यानी कि एक रणनीतिक वार्ता भी करना। तो दोस्तों, उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं दोस्तों समीर बारा जी। समीर बारा जी ने इस बार सीजीपीएससी 2020 का जो परिणाम आया है, उसमें डिप्टी कलेक्टर का पद अपने लिए सुनिश्चित किया है। तो सबप्रथम समीर जी, आपका बहुत स्वागत डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी और मच। आपको डायलॉग मंच की ओर से, मेरी ओर से इस सिलेक्शन की, इस चयन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर। समीर जी, थोड़ा पहला प्रश्न तो आपसे यही करेंगे कि आपकी अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते जी हैं, थोड़ा सा उसमें जानकारी देंगे ताकि जो आपके व्यूअर्स हैं, यानी जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स, वो आपको जान सके हम ओके किसके सामने रूबरू हैं। ओके सर, मैं सूरजपुर जिले से बिलोंग करता हूँ और जी। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय सूरजपुर से हुई है। ओके। और मैंने अपना ग्रेजुएशन शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच में किया है। जी। और इससे पहले सर मैं 2018 तक प्रोफेशनल क्रिकेटर था तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन में। ओके। और वहाँ मैं डिवीजन क्रिकेट खेलता था सर। अच्छा। और इसके बाद मैंने मार्च 2019 से जी सीजीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की सर। जी जी जी। और और बड़ा अच्छा आपने 2019 बताया। हुआ सर वो और मेरा जी 2019 वाला सर मेरा पहला अटेम्प्ट था। और उसके जी 3 महीने बाद मैंने अपना सेकंड अटेम्प्ट दिया 2020 में। और जी। उसमें मुझे सर डेप्यूटी कलेक्टर का पोस्ट मिला। ओके, बहुत बढ़िया। ये आपका दूसरा टाइम था? जी सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग में बोली कि आप ऑलरेडी अच्छे सेटल थे, क्रिकेट बोर्ड के अंदर आप सेटल थे। तो इधर का आपको रुझान जी क्यों सर। बना? सर मैं तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन में सर रविचंद्रन अश्विन सर, इंटरनेशनल क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन सर की डिवीजन टीम से खेलता था। जी। और मुझे रविचंद्रन सर ने पर्सनली स्पॉन्सर किया हुआ था। मेरी ट्रेनिंग शंकर बासु सर, जो ओके। उस दौरान इंडियन क्रिकेट टीम के फिटनेस ट्रेनर और अभी रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के भी फिटनेस ट्रेनर हैं, विराट कोहली सर के भी ट्रेनर रहे हैं। तो जी। उनके अंदर मेरी सर ट्रेनिंग हो रही थी इनके अंडर। और ओके। एक बहुत सर एक अच्छा सर ब्लूप्रिंट दिख रहा था कि मैं तमिलनाडु प्रीमियर लीग, तमिलनाडु रणजी, फिर देन इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन क्रिकेट टीम, ऐसे करके प्लानिंग था सर। मैं एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ। ओके। और फिर सर जब सिचुएशंस मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत अच्छी हो रही थी, तो फिर तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिफाई किया कि मैं तमिलनाडु गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोई डोमिसाइल प्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे रणजी तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन से खेलने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। और रणजी नहीं खेलने के कारण सर मैं फिर जो इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन क्रिकेट टीम खेलने का जो पॉसिबिलिटीज था वो सर खत्म हो रहा था। ऑल्दो सर मैं मुझे 60-70 थाउजेंड रुपीज की सैलरी बेसिस पे जो कॉर्पोरेट टीम की मैचेस खेलने के लिए मिल जाती, बट मैं फ्यूचर जो क्रिकेट में था सर अपना नहीं देख पा रहा था। तो फिर मैं वापस छत्तीसगढ़ आया और यहाँ सरगुजा क्रिकेट एसोसिएशन में ज्वाइन किया, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट टीम में। बट यहाँ सर सिचुएशन तमिलनाडु के जैसे नहीं थी। जो ओके। इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है और जो क्रिकेट का कैलेंडर होता है वो सर बेटर नहीं था। और मैंने सर लगभग 1 साल जैसे यहाँ डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ जुड़ा रहा और जी। कैंप वगैरह किए, बट यहाँ सर इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस ही नहीं हुए। फिर मेरे को सर धीरे धीरे सर काफी ऐसी समस्याएं आई और बार बार मैं पाया सर कि प्रशासन का बिल्कुल ही हस्तक्षेप नहीं था यहाँ के स्पोर्ट्स के इन्वायरमेंट में। और जैसे सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मेरी एक एंकल इंजरी हो गई थी, काफी सीरियस इंजरी थी। और ओ, मेरे घर के बगल में ही सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट ओके। का। और यहाँ ओके। पर फिजियोथेरेपिस्ट और पूरे जो फिजियोथेरेपी की मशीन्स वगैरह हैं, लेकिन सर वो मशीन्स बिल्कुल कुछ काम की ही नहीं है। और इस ओके। कारण मुझे अपनी ट्रीटमेंट के लिए जो भिलाई है सर छत्तीसगढ़ में एक सिटी के तौर पर है, तो मुझे वहाँ ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ता था। और मेरी काफी सर फाइनेंशियल स्थिति भी वीक हो रही थी यहाँ के, क्योंकि बिकॉज मेरी यहाँ अर्निंग हो नहीं रही थी छत्तीसगढ़ में। और और अगर मेरे घर के बगल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था, वो अगर सही तरीके से काम करता, अ, अभी हालांकि स्थितियां सुधर गई हैं, अभी सर काफी अच्छे हो गए हैं, बट मेरे दौरान सर जब मैं क्रिकेट में था तो मुझे काफी दिक्कत हुई। और कुछ भी सर स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई भी फैसिलिटीज नहीं थी सर स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और यही ओके। सब देखते हुए सर मुझे लगा कि अब मुझे सिस्टम में अगर कोई भी मौका मिलता है तो मैं बेस्ट करूंगा। इसलिए सर मैंने डिसाइड किया कि मैं
जो भी सर गवर्नमेंट सर्विस में आने के लिए ट्राई करूंगा, और मैंने सीजीपीएससी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया सर मार्च 2019 से। बहुत बढ़िया। और शुरुआती समय में सर मुझे काफी दिक्कत हुई, क्योंकि मैं सर काफी 4-5 साल बिल्कुल मैंने पढ़ाई की ही नहीं थी, और मुझे सर एकदम शुरुआत में बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफी, पूरा सर पूरा बाउंसर जा रहा था। जो सिलेबस था, कुछ 7-8 महीने सर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या सिलेबस है, कैसा है। मैं बहुत ज्यादा डिजिटल प्लेटफॉर्म से टॉपर्स के इंटरव्यू से सीखने की कोशिश करता था, कैसे कैसे करते हैं। जी तो जी। उस दौरान सर 2017 में अक्षत जैन सर ने सेकंड रैंक किया था, हाँ हाँ। और अनु कुमारी मैम ने उससे पहले भी किया था। तो मैंने उन दो टॉपर्स की सर जो इंटरव्यू देखा था, और उनको काफी ज्यादा फॉलो किया सर, और मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वगैरह को इम्प्रूव किया, और मुझे ये समझ आ गया था सर कि मेंस एग्जाम ही है जो सिलेक्शन ले कराएगा। और बिल्कुल। मैंने अपने मार्च में प्रिपरेशन स्टार्ट किया 2019 में, और हम्म। मार्च प्रिपरेशन करने के बाद सर मैंने 1 महीने के बाद ही अप्रैल से ही सर मैंने आंसर राइटिंग चालू कर दिया। मैं क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि सीजीपीएससी में फैक्चुअल बेस्ड बहुत ज्यादा कंटेंट इनरिच होना चाहिए। तो मैं सर फैक्ट और जो भी राइटिंग स्किल है सर उस पर बहुत ज्यादा वर्क करने लगा। इवन मेरे पास उतना ज्यादा बेसिक जो एनसीईआरटी वगैरह का सर मेरे पास उतना नॉलेज नहीं था, बिकॉज मेरे को ये भी पता था सर एनसीईआरटी अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो मेरे को काफी ज्यादा और समय लगेगा। तो बिल्कुल। बिकॉज सर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी था, तो हम्म। जो गूगल का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, तो उसका उस मेथड्स का यूज करके मैं सर ऐसी ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढ लेता था जिसमें बेस्ट कंटेंट होते थे। तो ओके। मुझे बहुत ज्यादा सर मैंने इंटरनेट से बहुत ज्यादा पढ़ाई की, अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक बुक्स होते हैं। मैंने एनसीईआरटी वगैरह तो नहीं पढ़ी सर, बट मैंने इंटरनेट के थ्रू और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, सीआरएस इंडिया, योजना कुरुक्षेत्र हैं सर, उनको बहुत अच्छे से किया सर। और ऐसे करते करते सर मैंने अपना आंसर का कंटेंट को काफी इनरिच किया, प्रेजेंटेशन स्किल को काफी इम्प्रूव किया। अ, और जो सर फैक्चुअल बेसिस, जैसे सीजीपीएससी में सर पेपर 1 है जो जी। इंग्लिश, हिंदी और छत्तीसगढ़ी है, तो सर वो मेरा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज रहता था, बिकॉज आप सडनली हिंदी में आके वो जो पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगता है वो सब रटने के लिए। तो वो सर मेरा थोड़ा सा वीक रहता था उस सब, बट फिर भी सर मैंने उसको डेली बेसिस पे हर दिन किया। तो ऐसे करते करते सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सर 336 रैंक था, बट सेकंड अटेम्प्ट में सर 93rd रैंक हो गया था सर, इम्प्रूव होकर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका तो काफी ज्यादा देखा जाए तो एक स्ट्रगल काफी रहा, क्योंकि एक लंबे समय तक आपने एजुकेशन से आप जी दूर सर। रहे, और दोबारा से जी एजुकेशन में सर। आना। और फिर एक बड़ी बात ये भी जी होती सर। है ना कि आपने अपना ड्रीम सपना कहीं और देखा था, उस सपने जी को, सर करियर को बिल्कुल। छोड़कर इस करियर में आने से घबराना, तो ये भी कहीं ना कहीं जी मन सर। को बड़ा परेशान करने वाला होता होगा। जी सर बिल्कुल सर। जब मैं सर क्रिकेट छोड़ रहा था तो सर, बिकॉज सर मैं जब से होश आया, बचपन से जब मैं 4th क्लास में था, तो ही से सर मैंने डिसाइड कर लिया था कि इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है एज ए फास्ट बॉलर। और उसको अभी छोड़ना अचानक से सर 2019 में, वो सर काफी इमोशनल मेरे लिए, एक तरीके से काफी इमोशनल क्राइसिस था सर। मैंने उसको बहुत काफी बुक्स वगैरह पढ़ी सर इमोशनल इंटेलिजेंस पे, कि कैसे आपको अपने इमोशंस को संभालना है, उसको अपनी कमजोरी ना उसको अपना वेपन कैसे बनाओ, उस पर मैंने काफी रिसर्च किया। और इवन सर मेरी जो हॉबी है ह्यूमन परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, जी उसने जी। सर मेरे को काफी मदद की इस गोल को अचीव करने में। बिकॉज सर मैं बचपन से जो सुपर हीरोज होते हैं, हम्म। सुपरमैन हो गए, स्पाइडरमैन, उसके हम्म। उनसे काफी फैसिनेटेड रहता था। तो मुझे मैं सर ये सोचता जी मैं के रिगार्डिंग फैसिनेटेड था, सुपर हीरोज से। तो जी। जी। मैंने सर कोशिश किया कि मेरे को भी कैसे भी करके सुपर पावर्स मिल जाएं। और जैसे जैसे सर बड़ा होते गया, समझ आया कि ये सब चीजें कुछ नहीं होती हैं, सुपर पावर्स वगैरह। और ये समझ आया कि सुपर पावर्स केवल एजुकेशन और नॉलेज और हेल्थ, ये 3 चीजों से मिल सकती हैं। हम्म। और उसके रिगार्डिंग सर मैंने बचपन में ही काम करना चालू कर दिया था कि मैं कैसे भी करके बुक्स वगैरह पढूं। मैं बहुत सारी अपार्ट फ्रॉम सिलेबस स्कूल बुक्स के अलावा सर मैं बहुत सारे जो अ, अपने फील्ड के सर जो लेजेंड्स होते हैं उनके बुक्स पढ़ता हूँ, जैसे अब्दुल कलाम सर जी की बुक, और अ, जो भी सर अपनी बायोग्राफी बनाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने सर विसेन लखानी की कोड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड पढ़ी। जी। और लिमिटलेस इंटरनेशनल मेमोरी ट्रेनर है सर जिम किप जी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ट्रेन करते हैं, मेमोरी ट्रेनिंग देते हैं, उनकी बुक पढ़ी। और मैंने अपने मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए सर मेथड्स और जो भी बुक्स वगैरह पढ़े, और मेमोरी काफी स्ट्रॉन्ग की सर। इस कारण मेरे को जो फैक्चुअल डेटा याद करने में सर काफी मदद हुआ, और मैंने बहुत ज्यादा सर
CGPSC के स्पेशली पेपर 5 इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाले, जहाँ जहाँ सर जहाँ इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट, परसेंटेज वाले डेटा या जी रेवेन्यू कितना एक्सपेंडिचर है, वो सब कैसे यूज करना है, उन उन सबको काफी अच्छे से यूज किया सर। इसलिए मेरा सर ये मार्क्स काफी अच्छा है। इवन ऐसे में भी सर मैंने बहुत ज्यादा गवर्नमेंट रिपोर्ट के जो फैक्चुअल डेटा उन सभी को बहुत अच्छे से यूज किया, तो बहुत अच्छा सर उसमें मार्क्स आया। बिकॉज मेरा मेमोरी जो पावर है, मैंने ऐसे ऐसे मेथड्स यूज किए जो आपके मेमोरी को एनहेंस कर सकते हैं। जैसे और स्पीड रीडिंग एक मेथड है सर। जैसे आप किसी बुक को, जिस बुक को आप 3 घंटे में खत्म करते हो, उस बुक को आप कैसे हाफ एन आवर में खत्म कर सकते हो, स्पीड रीडिंग मेथड। तो ये सब सर मैंने सुपर पावर्स जो होते हैं, सुपरमैन वाली कोशिश की अदर बुक से, दूसरे जो इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं उनके बुक्स पढ़ वगैरह पढ़ के। तो ऐसे करके सर मैंने अपनी प्रिपरेशन में मदद किया इन सभी मेथड्स का। बहुत बढ़िया। मेरा मन खुद ना ज्यादा उत्साहित हो रहा है आपसे बात करके, और बड़ा इंटरेस्टिंग बातें लग रही हैं। पहले तो बात में ये मन में हो रहा है कि आपने अपने आप को समझाया कैसे होगा। और अब भी कई बार तो मन में आता होगा कि क्रिकेट यार मेरा सपना था, ड्रीम था, क्योंकि जिसको हम लोग जी बचपन सर। से जिस ड्रीम को लेके चलते हैं वो ड्रीम को ड्रॉप करना। हालांकि मैंने बताया कि मेरे लिए बड़ा सेटबैक था उस समय, फिर अपने आप को आपने मोटिवेट किया, तो मैं समझ सकता हूँ कि यस कितना सर। ज्यादा अपने आपको अपना मोटिवेट करना पड़ा होगा, मोटिवेशन देना पड़ा होगा। जी लेकिन अब सर। भी कई बार मन तो करता होगा कि क्रिकेट खेला जाए यार, अच्छा रहता, क्रिकेट में कुछ होता। जब कभी वर्ल्ड कप की बात आती होगी या आप यस देखते सर। होंगे खेलते हुए क्रिकेट को, तो मन में तो यस सर। भावनाएं फिर हिलोरे मारती होंगी। सर अभी नहीं आती, बिकॉज मैंने सर जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उस पर काफी जी वर्क किया है सर। मैंने इसके रिगार्डिंग बुक पढ़ी, एक सरेंडर एक्सपेरिमेंट, माइकल सेंगर की। जी उसमें सर उन्होंने उस बुक के थ्रू सिखाया है कि आप कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, ताकि आपके जो इमोशंस हैं आपको कमजोर ना करे, वीक ना करे, रादर देन आपको और स्ट्रांग करे। तो सर जी जब मैं क्रिकेट छोड़ रहा था 2019 में, तो मैंने जी सर सडनली ही क्रिकेट छोड़ दिया। मुझे कोई उतनी दिक्कत नहीं हुई, बिकॉज मैं क्रिकेट को बचपन से प्यार करता था। बट मैंने इस तरीके से उसके साथ चीजों को मैनेज किया कि मुझे दिक्कत नहीं है। और बिलीव भी नहीं करेंगे सर, मैंने 2019 के बाद मैंने ना आईपीएल देखा, ना वर्ल्ड कप देखा, ना कुछ देखा। और उससे पहले मैं पूरी प्री इंटरव्यू, पोस्ट इंटरव्यू, नेट सेशन पूरा मैं दिन लगे रहता था। और उसके बाद सर मैंने अपने इमोशंस को इस तरीके से कंट्रोल किया कि बिल्कुल ही सर, अब मेरे को क्रिकेट से सर बस लगाव है। मैं अपनी फिटनेस के लिए खेलता हूँ। और इवन सर मैंने अभी 2019 और 2020 में डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का भी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस ही नहीं दिया था। बिकॉज अगर मैं डीएसपी बन जाता हूँ बाय द वे इन केस, तो फिर मुझे सर्विसेज से रणजी क्रिकेट खेलने के लिए प्रपोजल्स आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। इसलिए मैंने डीएसपी का भी पोस्ट नहीं डाला। बिकॉज सर मैंने काफी बुक पढ़ने के बाद मुझे ये समझ आया कि अगर आप कुछ चीज करना चाहते हो और आप वो चीज आपको अच्छा लगता है और वो आप करते हो, दैट इज गुड। बट व्हाट इज नीडेड टू बी डन, अगर उस चीज को आप करते हो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कुछ जो रिक्वायरमेंट है इन सोसाइटी में, अगर आप उस चीज को चूज करते हो करने के लिए, तो दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग सर। तो ये सब फिलोसफिकल एस्पेक्ट सर मुझे जब समझ आया, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि सर मुझे सिविल सर्विसेज में ही आना चाहिए। और जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जो भी मेरे छोटे से एरिया में मेरे जो पावर या अथॉरिटी में रहेगा, वहां पर सर मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा है, यानी कि आपने बहुत अच्छे से उसको दबाया नहीं, अपनी भावनाओं को, उसको आपने क्या किया, जी एक सर। अच्छे तरीके से उसको क्या किया, आपने मैंने किल किया। उसको आपने शांत यस सर। तरीके से उसको एक चीज किल किया है। और आपने इस चीज को समझा है, क्योंकि नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम अपने सपनों को दबाकर दूसरा सपना खड़ा करते हैं, तो वो आपने नहीं किया, इसलिए यस आपको आगे दिक्कत होने वाली नहीं है। यस सर। समीर जी, आप दो बातें मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपसे करना चाह रहा था। जैसा आपने कहा कि मेरे पास एक बुक रीडिंग मेथड, यस सर। जिस बुक को पढ़ने में 3 घंटा लगता है तो उसको मैंने आधे घंटे में पढ़ा। यस सर। तो वो कौन सा यस सर। मेथड था, कुछ बता पाएंगे उसमें? हर वक्त जो हमारे एस्पिरेंट्स बिल्कुल हैं सर, बिल्कुल सर। जो देख रहे हैं, उनको काफी यस हेल्प सर। मिल जाएगी उस चीज से, उस मेथड से। यस सर। तो बुक रीडिंग मेथड में सर, जब हम लोग बचपन में छोटे रहते हैं तो हम लोग को सिखाया जाता है कि आप बोल बोल के पढ़ो। जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और जैसे अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है दिस इज ताजमहल, तो हम लोग पूरा ऐसे वोकलाइज करते हैं, दिस इज जी ताजमहल। तो जी वोकलाइज करने में क्या होता है सर, हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, मुंह से भी बोलते हैं और इन द सेम टाइम हमारे ब्रेन में भी वो प्रोसेस होता है, दिस इज बिल्कुल। ताजमहल। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज 1 में क्या करते हैं, हम वोकलाइज नहीं करते हैं पढ़ते वक्त। तो जी उससे क्या होता है, हमारी जो एनर्जी होती है ब्रेन की, वो केवल उसको रीडिंग करने में खर्च होती है। तो आपको जी वोकलाइज नहीं करना है फर्स्ट स्टेज पे।
और सेकंड स्टेज में क्या करना है, हमको पॉइंटर या तो पेन का यूज करके या अपने फिंगर का यूज करके रीड करना है उस बुक को। तो उससे क्या होता है, बिकॉज हमारी जो आई की मूवमेंट है वो जी एक लिमिटेड है, हम आई को लेफ्ट से राइट तक पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हमको ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग फिंगर या पेन के थ्रू उस लाइन को पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम अपने हाथ के थ्रू स्पीड से ऐसे नजर घुमाएंगे तो हम ज्यादा पढ़ सकते हैं। और हम लोग सर जी बेसिकली क्या करते हैं, एट अ टाइम सिंगल वर्ड पढ़ते हैं। बट हाँ प्रैक्टिस करने के बाद आप सिंगल वर्ड के बजाय एक बार देखेंगे तो आप 2 वर्ड को एक साथ पढ़ेंगे, फिर एक समय के बाद 3 वर्ड, 4 वर्ड, ऐसे करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा आप जब 8-10 वर्ड को एक ही बार स्कैन करेंगे। जैसे आपका स्कैनर यूज करता है कंप्यूटर वाला, आप वैसे हाँ सर 8-10 वर्ड को एक साथ स्कैन करते हैं और ऐसे कर करके सारा स्पीड बढ़ जाएगी। और आपको प्रैक्टिस कर करके सर ये हो जाता है कि आप बहुत स्पीड से पढ़ने लगते हो और आप उसको रीड भी करने लगते हो और उससे डेटा भी गैदर करने लगते हो। इनिशियली सर दिक्कत आती है, आपको बहुत लगेगा कि मेरा छूट रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको लगे रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है और ऐसे करते करते सर आप स्पीडली पढ़ सकते हो कंपेरेबल टू नॉर्मल मेथड से बोल बोल के पढ़ते हैं। अच्छा, यानी कि उसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस करना होगा और धीरे धीरे जी सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करके करना इसको। पड़ता है, अपने अपने ब्रेन को सर प्रैक्टिस करके उस तरीके से प्रोसेसिंग पावर उसका बढ़ाना पड़ता है वर्ड को। ओके, यानी कि जहाँ हम पहले एक वर्ड पढ़ते हो, हमने एक वर्ड नहीं, धीरे धीरे 2 3 4 5 पूरा सेंटेंस को आप एक बार में पढ़ने का कोशिश करें, समझने की कोशिश करनी। जी चलिए, सर। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। हाँ, स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, स्टार्टिंग पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको उसमें हैबिट हो जाएगी तो आप उसको अच्छे जी से सर। कर ले जाएंगे। यस सर। आपने एक बात और बोली थी, इमोशनल इंटेलिजेंट, कि मैंने अपने यस सर। इमोशंस को बड़े इंटेलिजेंस तरीके से क्या इसको टैकल किया, सेटल किया। और यस ये जो सर। आप बात बता रहे हैं समीर जी, चलो आप तो क्रिकेट में थे, लेकिन बहुत से एस्पिरेंट्स हैं, उनकी भी लाइफ में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, वो भी कहीं ना यस कहीं सर। अपने इमोशंस को लेकर परेशान रहते हैं। चाहे भाई यस एक सर। युवा काल में क्रिकेट की बात कर लीजिए, या कोई और बहुत सारे जीवन में क्या होते हैं आपके युवा काल में, और भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, कुछ यस प्रसंगों में सर। उलझे रहते हैं, तो उसमें वो जी इमोशंस सर। जी में बहते रहते हैं। तो कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा बताइए कि इमोशनल इंटेलिजेंस में आपने कैसे इसको हैंडल किया। सर, जैसे हमारे इमोशंस बहुत काइंड के होते हैं, हैप्पीनेस वाली, गुस्से वाली, दुख वाली, या कोई आपसे बुरा बिहेव कर रहा है तो आप उसके प्रति एंगर हो गए ऐसे करते हुए। तो सबसे पहले तो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमारे इमोशंस है क्या। जैसे जी अ, एक सिचुएशन में मान लीजिए कोविड के सिनेरियो का सर मैं एग्जांपल लेता हूँ। जैसे बहुत सारे के फैमिली मेंबर्स या किसी के रिलेटिव की डेथ हुई, जी तो मेरे भी फ्रेंड के कई फ्रेंडों की पापा की डेथ हुई, मदर की डेथ हुई। तो उसमें क्या होता है, कभी इमोशंस के कारण लोग उस भावनाओं में डूब जाते हैं कि अब वो तो पर्सन नहीं रहा। लेकिन हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है। मम्मी की या पापा की जो भी रिलेटिव की उनकी डेथ हुई है, उसके कारण मुझे दुख हो रहा है। लेकिन आपको महसूस करना है कि वो दुख एक समय के बाद वो नॉर्मल होने वाला है। लेकिन एट द सर्टेन अभी प्रेजेंट सिनेरियो में अगर गड़बड़ी करते हैं अपन तो हमारा लॉन्ग टर्म पे काफी लॉस होगा। तो उस दुख को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने पावर के पॉइंट, अपने बेनिफिट के लिए। हमको क्या करना है कि जैसे हमारी किसी रिलेटिव की मदर की डेथ हो गई, तो उस मदर को डेथ होने के कारण हमको और ज्यादा मोटिवेट फील कर रहे हैं, बिकॉज अब मम्मी ने मेरे लिए सपना देखा था। अब मम्मी को सपना को जो पूरा करना है उसके लिए मुझे और मेहनत करना है। इमोशन को चैनलाइज करेंगे, रादर देन आप दुख ही हो रहे हो, आप खुश हो। जैसे सर अगर हम लोग बात करें पुराने समय में जब असेंबली लाइन का इन्वेंशन हुआ था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, तो ऐसा था कि प्रोडक्टिविटी के लिए जितने घंटे आप काम करेंगे उतना ही घंटा आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम लोग जितना ज्यादा टाइम देंगे वैसा प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगा, आपको इमोशन को कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे सर अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके फाइनेंशियल स्टेटस काफी दिक्कत होती है, उनके लिए डू और डाई होता है जॉब करना, जॉब निकालना। बिल्कुल बिल्कुल तो वो बिल्कुल। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं बिकॉज वो सर इमोशंस को यूज करते हैं, बिकॉज उनकी फैमिली की पूरी लाइफ डिपेंड करती है उनके मेहनत के ऊपर। तो उस इमोशन को वो चैनलाइज करते हैं अपने पावर में, रादर देन हाँ कि हमारी फैमिली में दिक्कत है, हम दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो वो डू और डाई जब भी सिचुएशन आता है सर, तो आदमी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। और मैंने सर यही इमोशन को यूज किया। जैसे सर एक एग्जांपल और मैं देना चाहूंगा, मेरा एक अलग ही मेथड है पढ़ने का सर। जी जैसे एग्जाम होने वाला है 7-8 महीने पहले, बात सात आठ जी महीने पहले बात, तो मैं अपने अंदर इमोशन क्रिएट करता हूँ कि एग्जाम मेरा जस्ट एक सप्ताह बाद होने वाला है।
तो ओके जिस इमोशन से नॉर्मल पर्सन एक सप्ताह पहले पूरा दिन रात पढ़ने वाला करता है, मैं 7-8 महीने पहले ही उस इमोशंस के साथ पढ़ने लगता हूँ, जैसे मेरा एक हफ्ते ओके बाद ही है। और मैं ओके एग्जाम से 7-8 महीने पहले सर जो भी है 10-12 घंटे का डेली हेक्टिक शेड्यूल है, एकदम सीरियस होके पढ़ता हूँ। और धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम पास आता है सर, मैं रिलैक्स होने लगता हूँ, बिकॉज मैंने इनिशियली ही इतना ज्यादा मेहनत कर दिया होता है, बिकॉज मैं अपने इमोशंस को चैनलाइज करता हूँ। जो 8 महीने बाद जो इमोशन जनरेट होता है एग्जाम से जस्ट पहले, डर वाला, वो जी सर जी मैं क्रिएट करता हूँ 7-8 महीने पहले। और ये सब जी करने के लिए सर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेडिटेशन वगैरह। मेडिटेशन करने से आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। आपके साथ कोई खराब व्यवहार करता है तो वो खराब व्यवहार जो कर रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो आपके साथ करना चाह रहा है, बिकॉज ऑफ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस ऐसे कुछ हुआ होगा जिसके कारण वो ऐसा बिहेव कर रहा है। तो मेडिटेशन करने से सर काफी हेल्प होता है, जी। तो वो मैंने यूज किया था सर। एक मेडिटेशन करना चाहिए, और बड़ा अच्छे से आपने बताया कि अपने इमोशंस को, जैसे एक जिनको इकोनॉमिकल क्राइसिस है, वो अपने पूरे इमोशन जी को सर। एक चैनलाइज करते हैं और उसको करके वो क्या करते हैं, कमाल करके दिखाते हैं। तो अगर इसी तरीके जी से सर। आप भी करेंगे, कोई भी करेगा, तो वो अपने इमोशंस को जी क्या कर सर। सकता है, यूज कर सकता है, उसको एक एनर्जी की तरह बनाकर अपने कार्य में लगा देगा, तो उसको उसमें क्या मिल जाएगी, सक्सेस मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। समीर जी, हम आपसे बात करें, जैसे इस पूरी परीक्षा की बात करते हैं, परीक्षा के पैटर्न की बात करते हैं। 3 जी स्टेजेस सर। एग्जाम है आपके लिए। इस जी सर। पूरे 3 स्टेज एग्जाम में आपको कौन सी स्टेज थोड़ा सा लगा कि हाँ, ये थोड़ा सा ज्यादा जटिल सी है, या ज्यादा टफ सी है, ज्यादा मुश्किलों वाली है, बाकी सब ओके है? या कोई टॉपिक आपके लिए मुख्य चुनौती क्या रही? एक तो ये आ कि बड़े लंबे समय बाद आपने पढ़ाई शुरू करी, जी ये सर। तो आपकी चुनौती रहा। जी सर। लेकिन इस परीक्षा के दौरान, इस परीक्षा में आपको क्या चुनौती लगी, चैलेंज क्या लगा? सर चुनौती के तौर पर पहले तो सर मैं इसका थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट, इस परीक्षा का सबसे बेस्ट बात ये है कि जी। ये हर साल रिपीट होता ही है, बाकी बहुत स्टेट बढ़िया। या बाकी व्यापम या रेलवे एग्जाम के कंपैरिजन में। तो ये मेरे को पता था कि अगर मेरा इस बार नहीं होगा तो मेरे को पता था अगले बार तो होगा ही। तो सर मैंने ये चुनौती में, जैसे सर लोग क्या करते हैं प्रीलिमिनरी के एग्जाम पे बहुत ज्यादा फोकस कर देते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। ये उम्मीद करते हैं कि प्री हो जाएगा तो फिर हम मेंस की तैयारी करेंगे। लेकिन हम्म। मैंने सर इस चीज को डिकोड कर लिया था कि मेंस का पहले अच्छे से, इतना अच्छे से करो और प्री ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। ये वाला सर मेरा स्ट्रेटेजी रहता था, और ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम की सर। इवन मैंने सर 2020 के लिए तो प्री के लिए पढ़ाई ही नहीं किया था सर, मैंने अपने पूरे मेंस के प्रिपरेशन पे किया। और सर मैं मेरा कट ऑफ सर बहुत अच्छा आया सर। मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था उसके बाद भी सर मेरा लगभग 116 अनरिजर्व कैटेगरी के कट ऑफ के आसपास चले गया था विदाउट प्रिपरेशन, बिकॉज मैंने सर मेंस के लिए फैक्ट्स वगैरह जो इकोनॉमिक सर्वे के डेटाज हैं वो बहुत अच्छे से कर लिए थे। तो ओके। मेन क्राइसिस रहता है वही आंसर राइटिंग। डेली आपको हम्म। सप्ताह में एक समय निकाल के आंसर राइटिंग करना, और सप्ताह में एक दिन 3 घंटे या 2 घंटे का फुल फ्लेज आंसर राइटिंग करना, ये सबसे बड़ा सर चुनौती वाला काम रहता है, क्योंकि आपको विल पावर जुटाना पड़ता है 3 घंटे हम्म। या 2 घंटे का एग्जाम लिखने के लिए। बिकॉज पढ़ते तो सर सब कोई है, बट ये एग्जाम आपके डेटा को इनपुट करने के लिए नहीं है, आप डेटा को कैसे आउटपुट करते हो आंसर राइटिंग में, उसका है। और उसी चीज को सर मैंने पाया कि मोस्ट ऑफ द इवन सर जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो बहुत अच्छा करते थे स्टूडेंट, वो आंसर राइटिंग के लिए सर उनको बहुत विल पावर जुटाना पड़ता था। तो सर मैंने इसको डिकोड कर लिया था, मैं सर मुंह उठा के आंसर लिखना चालू कर देता था, पढ़ता था और करता था। और एक चीज मैंने और पाया सर, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म हम्म। मेमोरी पे वर्क किया, बिकॉज सर मैं क्रिकेट फील्ड से था तो मुझे पता था कि क्या क्या थोड़ा सा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है आपका। तो जैसे सर, जैसे अपन एथलीट्स रनर्स होते हैं सर, वो फास्ट जो 100 और 200 मीटर वाले रनर्स होते हैं, स्वैन बोल्ट कैटेगरी वाले सर, वो लोग सर अपनी जो फास्ट मसल ट्विच फाइबर को ट्रेन करते हैं, उनकी ट्रेनिंग टोटली डिफरेंट मसल के ऊपर है। एट द सेम टाइम सर जो मैराथन रनर्स होते हैं जिनको 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर का रन करना था, वो अपनी स्लो मसल ट्विच फाइबर्स को रन करते हैं, ट्रेन करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है मैराथन है सीजीपीएससी, और उसमें हमको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को ट्रेन करना है। तो सर मैं कभी भी ना पढ़ के एग्जाम नहीं देता था। जैसे अगर ओके। मेरा टेस्ट है तो मैं जस्ट पढ़ के एक दिन या आधे दिन पहले पढ़ के कभी नहीं देता था। मैं उस टेस्ट की प्रिपरेशन एक सप्ताह पहले बहुत अच्छे से करता था, उसके बाद फिर अदर सिलेबस पढ़ने लगता था। तो मैंने हमेशा अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी को ट्रेन किया, और इसको ट्रेन करने में सर काफी मेहनत लगता है, बिकॉज जब मैं टेस्ट सीरीज वगैरह देता था तो सर लोग लास्ट मिनट तक पढ़ते रहते थे, ओके। बिकॉज वो लोग अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को ट्रेन कर रहे हैं। बट क्वेश्चन सर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी पे नहीं आता है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बेसिस पे ही आता है। और जो आप एक महीना पहले पढ़े हुए हैं
वो अलग क्वेश्चन आता है, और उस पे आप कैसे बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो वो मेरे हिसाब से मैटर करता है। तो इसको ट्रेन करना काफी चैलेंजिंग था सर, और उसको मैंने किया। और एस्पिरेंट लोग से मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा देखें, क्योंकि आपको 4 दिन में 7 पेपर लिखने हैं और एक दिन 6 घंटा 3+3 आवर्स का लिखना है। उसमें आप एक दिन पहले पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते, या एक सप्ताह पढ़ के या 15 दिन का पढ़ा हुआ आपका नहीं काम आने वाला। जो आप बहुत लॉन्ग बढ़िया। टर्म पे पढ़े हुए हो वही काम आएगा आपका, जो उस दिन सातों पेपर में 4 घंटे के अंदर। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी पे ट्रेन करने के लिए सर काफी दिक्कत हुई, लेकिन मैं सर लगे रहा, आंसर राइटिंग करते रहा, वो सर मेरे लिए मदद किया काफी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि आपने एकदम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस खूब की और अपनी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी थी उस पर आपने काम किया, तो ये कमाल इजीली हो गया। ये बात सही है कि हम पेपर से आधा घंटा पहले पहले पढ़ के जाए, तो मैं खुद जब स्टूडेंट था मुझे फील ही होता है कि अगर आधा घंटा पहले जी सर। पढ़ते थे तो पेपर एग्जाम हॉल में वो आधा घंटा पहले पढ़ी हुई चीजें ही दिमाग में घूमती रहती थी बार बार, जी पुरानी सर। चीजें याद ही नहीं रह पाती थी। तो पुरानी जी चीजें सर। याद ही नहीं आती, तो बेटर है कि हम लोग लॉन्ग टर्म मेमोरी पे काम करें। मुझे ऐसा लग रहा है आपसे इंटरव्यू में बात करते हुए कि आपके पास सारी जी चीजों सर। की टेक्निक तरीके से आपने सब चीजों को टेक्निक अप्लाई किया, आपने पूरी जी टेक्नोलॉजी का सर। प्रयोग किया, टेक्निक लगाई। तो जी सर। लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी मेमोराइज करने के लिए कोई आपके पास में वो इसकी भी कोई टेक्निक थी? इसके लिए कुछ टेक्निक लगाई, कुछ सीखा, कुछ किया? सर ये उतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जैसे सिंपल है सर। जैसे जैसे एक सप्ताह पहले आपने जो पढ़ा हुआ है या जो भी आपने चीजों को देखा हुआ है, हम्म। जैसे एक सप्ताह के बाद उसको फिर आपको रिकॉल करना है कि मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सप्ताह पहले पढ़ा है इकोनॉमिक सर्वे का फैक्ट, जी। कि इतना जीडीपी कंट्रीब्यूशन है प्राइमरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का या सेकेंडरी सेक्टर का। तो एक महीने के बाद मैं उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो ये सिंपल मेथड है सर, और ये हम लोग इसको मैं क्योंकि बिकॉज मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ उस टारगेट को, रादर देन कि अभी जस्ट 1 घंटा पहले पढ़ा हूँ उसको रिकॉल करने के। तो ऐसे करने से सर हम क्या कर रहे हैं ना, अपने जो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर करता है, जो ब्रेन का न्यूरॉन है उसको ट्रेन कर रहे हैं। तो ऐसे ओके। करते करते सर मैंने लॉन्ग टर्म मेमोरी को सर चेक किया। जैसे सर बोलते हैं ना, कुछ स्टूडेंट की जो लॉन्ग टर्म लंबी याददाश्त होती है, तो वो लोग हमेशा अपनी लॉन्ग टर्म न्यूरॉन्स जो मेमोराइज करते हैं उनको ट्रेन करते हैं, रादर देन जो अभी अभी क्लास में पढ़ाया है और अभी तुरंत पढ़ के उगल दे रहा है एज इट हम्म। इज। तो वो वाली मेथड काम नहीं करती है। तो ये बहुत सिंपल है सर, बस बट हम इसको कॉन्शियसली कर रहे हैं, ये कि एक सप्ताह पहले मैंने क्या पढ़ा था और उसको कैसे करते हैं। ओके, लेकिन बहुत टफ नहीं है। आप अगर उसको बार बार थोड़े दिन बाद रिवाइज करके देखेंगे, याद करेंगे मैंने उसमें क्या याद किया था, तो धीरे धीरे वो क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, अभ्यास हो जाएगा, वो आपको याद होने लगेगी। जी तो सर। बड़ा बड़ा अच्छा तरीका आपने बताया और बहुत अच्छी टेक्निक तरीके से। मुझे लग रहा है कि क्रिकेट में जो आपने सीखा है टेक्निक कैसे यूज करना है, जी सर। जी एक सर। बार अभी जो नीरज चोपड़ा जी जो गोल्ड मेडल लेकर आए, तो जी सर। जी सर। उनसे किसी ने पूछा कि भाई तुम इतना बड़ा कैसे फेंक देते हो सब कुछ, तो उन्होंने जी कहा कि सर। टेक्निक है, मैंने वो टेक्निक सीख ली, मैं कर सकता हूँ, आप भी सीख लीजिए तो आप भी जी कर सर। सकते हैं। तो सारा खेल ही जैसे टेक्निक सर का आपने है। जैसे सर आपने नीरज चोपड़ा सर के बारे में बात किया, तो 3-4 साल पहले सर मैंने नीरज चोपड़ा सर को काफी ज्यादा रिसर्च और स्टडी किया था, बिकॉज उनकी जो टेक्निक है बायोमैकेनिक्स है जेवलिन थ्रो करने की, वो हम लोग फास्ट बॉलर यूज करते हैं क्रिकेट में। ओके तो ओके। मुझे 3-4 साल पहले ही पता था कि नीरज चोपड़ा सर गोल्ड मेडल लाएंगे, बिकॉज मैंने उनकी बायोमैकेनिक्स को इतना अच्छे से पढ़ा था, वो किस किस मसल्स को यूज कर रहे हैं जेवलिन को थ्रो करने के लिए। इससे पहले भी कॉमनवेल्थ वगैरह में सर उनकी थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ गड़बड़ी कारण जो अच्छा परफॉर्मेंस रहता था, लेकिन एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं बन पाता था, बिकॉज उनका टेक्निक ही इतना अच्छा था ना सर बायोमैकेनिक्स का। मसल्स को जिस चेन सीक्वेंस में यूज किया वो एकदम गारंटीड था सर, वो आज नहीं तो कल गोल्ड मेडल लाना ही था उनको। तो टेक्निक्स होती है, आप सीजीपीएससी करिए या कोई भी फील्ड का गेम खेलिए, आपको वो टेक्निक पता करना पड़ता है। जैसे सर हम लोग रूबिक्स क्यूब पजल घुमाते हैं, वो कलर मैच करने वाला, हाँ। जिस जिस इंसान को वो पजल घुमाने का मेथड पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, वही सर उसको कलर को मैच कर पाएगा, नहीं तो अदरवाइज सर घुमाते रहेंगे आप कितना भी नहीं होगा। और इन द सेम मैनर सर सीजीपीएससी या यूपीएससी को भी एग्जाम होती है, एक मेथड होता है, पैटर्न होता है, उस मेथड को आपको डिकोड करना पहचानना पड़ता है। और वो आप कैसे कर सकते हैं, सीनियर जो पहले ऑलरेडी इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं उनसे गाइडेंस लीजिए, या खुद उस एग्जाम में इतना ज्यादा समय डेडिकेट करिए, वो आपको पैटर्न फिर एक समय के बाद दिखने लगता है, और उसको फिर आपको इम्प्लीमेंट करना है। और सक्सेस एक समय के बाद मिलता ही है सर, जल्दी नहीं तो लेटर बिल्कुल मिलता ही है। बहुत बढ़िया। समीर जी, मेरा तो मन आपसे ऐसा कर रहा है कि मैं कुछ टेक्निक्स की बातें ज्यादा आपसे करूं और काफी एक्सपीरियंस को उससे बिल्कुल लाभ सर। होगा।
क्योंकि आपने उसको बहुत ही प्रैक्टिकली इसको अपने एजुकेशन के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया। तो हम लोग एक प्रोग्राम और करते हैं समीर जी से, हम लोग डायलॉग मंच एजुकेशन के नाम से। तो उसमें हम लोग इसी प्रकार ओके की सर। स्ट्रेटजिक टॉक करते हैं, बातें करते हैं। तो ये तो मुझे बड़ा बिल्कुल अच्छा सर। लगा आपकी बातों को लेकर। मैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की ओर चलूँ आपसे। पूरा ओके हम सर। बात करें, समीर जी ने इतना परिश्रम किया, सिलेक्शन लिया, तो समीर जी की अपना मेहनत तो थी, अपनी टेक्निक तो थी। इसके अलावा समीर जी किसी और को भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे अपनी सफलता में? बिल्कुल सर, बिकॉज जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा था सर, तो ऑलरेडी मेरे जो क्लासमेट थे उन्होंने सीजीपीएससी का एग्जाम क्रैक किया हुआ था। तो उन्होंने मुझे गाइड किया सर, मेरे स्कूल से मेरे फ्रेंड आशुतोष, पुष्पेंद्र, ये लोगों ने मुझे गाइड किया। बिकॉज शुरुआत में सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मेरे पास ना अंडरस्टैंडिंग थी कि क्या करना है। तो उन्होंने बहुत बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताई, आपको इस मेथड से आंसर राइटिंग करना है। और जैसे सर एक मेरे सीनियर हैं विनोद भैया, उन्होंने मुझे बताया, बिकॉज मैं उनके पास फर्स्ट टाइम मिलने गया, तो मैंने बताया भैया देखिए ये मैंने आंसर राइटिंग किया है। तो वो काफी खुश हुए, बोले कि यार तू तो अभी से प्रिपरेशन चालू किया और आंसर राइटिंग कर रहा है। और उन्होंने बस यही बोला कि समीर अगर तू 4 से 5 कॉपी आंसर राइटिंग की भर देगा ना, तेरा सिलेक्शन पक्का है। और मैंने 5 के बजाय सर 12 कॉपी आंसर राइटिंग की भर दी मोटी मोटी, और मुझे रैंक मिल गया सर। तो ये सब बेसिक बेसिक चीज होती हैं, जिन मेंटर्स को आप मानते हो उनको आप फॉलो करो बात को, आप ज्यादा उसमें दिमाग मत लगाओ। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, जिनके पास अंडरस्टैंडिंग है, उनसे आप लीजिए। अगर आपके पास समझ सकती है, अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर अपना दिमाग लगाइए, खुद का स्ट्रेटेजी बनाइए। लेकिन जब आपके पास इनिशियल स्टेज पे हो और अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो अनऑर्थोडॉक्स मेथड को मत फॉलो करें। जो ऑलरेडी स्टेब्लिश इस फील्ड के हैं, उनसे गाइडेंस लीजिए और करिए। तो ये लोग थे सर, मुझे उन्होंने काफी सपोर्ट किया। और बहुत मेरे बढ़िया। रवि भैया 2017 में सर उन्होंने भी डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस का पोस्ट लिया था, रवि कुजूर। उन्होंने काफी गाइड किया सर मुझे कि ऐसे ऐसे करना है प्रिपरेशन के लिए, आंसर राइटिंग वगैरह। मैं उनको अपना ऐसे लिख लिख के सर पीडीएफ फॉर्म पे भेजता था, जब भी उनको ट्रेनिंग के बाद मौका मिलता था। तो वो प्रिपरेशन के दौरान मुझे गाइड करते थे कि भाई यहाँ पर आपको इंडेक्स यूज करना है, इंटरनेशनल कोई भी इंस्टीट्यूट है उसका इंडेक्स यूज करना है ऐसे में, छोटा छोटा सर। तो वन मैन आर्मी सर, हम लोग अगर सीजीपीएससी का प्रिपरेशन करने जाएंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। बिकॉज अगर आप बिल्कुल आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप केवल सोच रहे हो कि केवल बुक पढ़ के आप करोगे, तो आपको समय लग जाएगा। लेकिन आप दूसरे लोगों से गाइडेंस लोगे, और घूम फिर के सर ना सब लोग एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। मैं यही समझ पाए, कोई आपका कॉम्पिटिटर हो, चाहे टीचर हो, चाहे मेंटर हो, आपका इवन जो दुश्मन भी है सर, वो भी आपका भला ही चाहता है। बस हमको कभी कभी लगने लगता है सर कि उसके बिहेवियर से कि वो हमारा भला नहीं चाहता। और सभी लोग एक दूसरे का गाइड करते हैं सर, मदद करते हैं। बस हमको वो तरीका ढूंढना है कि किस वे में हमको मदद कर रहा है वो। ये यही है सर, सबसे मदद लेना है, सबका मदद करना है। ये एक इकोसिस्टम की तरह काम करता है। बहुत बढ़िया। यानी कि सबसे मदद लेना है, सबको मदद करना है, और ये एक इकोसिस्टम बन जाता है। और कमाल की बात आपने कहा कि दुश्मन जो शत्रु है वो भी आपका भला चाहता है। तो ये एक अच्छी जी भावना सर। है, यानी कि बिल्कुल मन में कहीं भी द्वेष नहीं है। एकदम पॉजिटिविटी के जी साथ सर। आप तैयारी में लगे, तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा। तो समीर जी, मेरा एक निवेदन है आपसे, मैं ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है कि जब आपकी वीडियो जी को सर। सब देखेंगे तो उनके मन में ये आएगा कि हम समीर जी का एक सेक्शन और रखें, जिसमें बेसिक बेसिक चीज जी जो सर। आपने टेक्निक की बात की है, इन टेक्निक पर लंबी चर्चा हो, बिल्कुल बड़ी सर। चर्चा हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल बड़ी सर। बिल्कुल। लाभकारी रहेगी। बिल्कुल सर। समीर जी, कुछ कहना चाहें आप डायलॉग मंच पर सभी स्टूडेंट्स के लिए, फ्रेशर के लिए, सभी के लिए कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, बोलना चाहें तो। आपकी कोई सलाह, कोई एडवाइस हो तो। एस्पिरेंट के लिए सर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो प्रिपरेशन है सर, वो आपको टेस्ट करेगा इनिशियली, आप वाकई में लायक हो कि नहीं ब्यूरोक्रेसी के लिए। जी। आप केवल बुकिश नॉलेज या उसके ऊपर काम नहीं कर सकते, आपको अपनी पर्सनालिटी को एज ए ब्यूरोक्रेट डेवलप करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। आपको जी। सीखना पड़ेगा कि एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपका एनालिटिकल एस्पेक्ट मैच्योर होना चाहिए, क्या क्या आपका फैक्चुअल एस्पेक्ट इम्प्रूव होना चाहिए। और कैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल सर्वेंट के तौर पर आप सर्वेंट की तरह बिहेव करो, ना कि आप राजा की तरह। उसको आप डेवलप करोगे तो फिर आपको एक अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से आएगा। जैसे सर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जी। नाबार्ड, नेशनल बैंक ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, उनका एक यूट्यूब चैनल का पेज है। तो मैं एक वीडियो देख रहा था सर ई शक्ति प्रोग्राम का, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होती हैं, उनको कैसे नाबार्ड, सर मैंने जी। नाबार्ड के बारे में बताया सर। ई शक्ति प्रोग्राम के थ्रू जो
वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप को कैसे इन्होंने एम्पावर किया और वो अपने कैसे अकाउंट को मैनेज कर पाते थे। तो जी। मैंने वो वीडियो में देखा सर, जब महिलाएं अपना जो कमाया हुआ पैसा को गिन रहे थे सर, तो जो उनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस थी सर, जी। वो खुशी जो होती है सर, मतलब आपके सर्विस से किसी का कैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है, तो उस खुशी को अगर आप महसूस कर पा रहे हो, वो सब जी। आपको डेवलप करना बहुत जरूरी है। बिकॉज सिविल सर्विसेज आपको सर्विसेज करने के लिए बुला रहा है, ना कि आपको रूल करने के लिए। तो वो चीज को इम्प्रूव करोगे होलिस्टिक वे में, तो आपका जो एकेडमिक एस्पेक्ट है ऑटोमेटिकली और डेवलप होगा और आप चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे, ना कि केवल बुकिश नॉलेज पे डिपेंडेंट रहोगे। आपको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी। जब आप सर्विस की भावना अपने अंदर डेवलप करोगे, अपने आसपास की चीजों के ऊपर अवेयर रहोगे, कैसे क्या क्या समस्याएं हो रही हैं, ये मैं एस्पिरेंट को सर मैसेज देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, समीर जी ने बहुत सिंपल सी बातें बोली है। आप ये सोचिए कि सोसाइटी को आपका कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, उससे जो हैप्पीनेस मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, एनर्जी देगी, ताकत देगी। और उससे आप काम कीजिए, एनर्जी के साथ काम कीजिए, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो दोस्तों, समीर जी के साथ अभी हम एक एजुकेशन सेशन और करेंगे। और ये तमाम जो टेक्निक की चर्चा हुई हमारे बीच में, चाहे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे डेवलप करें, दूसरा हम लोग बात कर रहे थे, समीर जी बता रहे थे, और दो टेक्नोलॉजी की इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। आज तो बातें हुई हैं, लेकिन और डिटेल चर्चा इस बारे में होगी। तो समीर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और आपने इतने अच्छे चीजों को बताया। जी सर। तो अभी तो बहुत चर्चा आपसे बाकी जी थी, आपकी प्री मेंस बिल्कुल इंटरव्यू, सर। तीनों की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करनी थी, लेकिन समय का अभाव के ओके कारण सर। नहीं कर पा रहे हैं। इसको हम दूसरे सेशन में करेंगे। ओके सर। और रियली मुझे पूरा विश्वास है कि जो आज आपने बताया ये चीजें, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत काम की होंगी। तो आपका बहुत जी धन्यवाद। सर, आशा और करूंगा। आगे के लिए आपने क्या प्लान किया अपने बारे में, अब यहीं सर पर या आगे के आगे लिए भी? सर, जैसा कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो सर मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है सर। जी जी। तो मेरे को जो भी सर समय मिलेगा, आधा घंटा 45 मिनट, उसको सर मैं लॉन्ग टर्म 10-20 साल के लॉन्ग टर्म पे उससे पर सर मैं वर्क करना चाहूंगा। तो बहुत जो भी बढ़िया। मेरा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का नॉलेज है, एक्सपर्टीज है प्रोग्रामिंग का, वो मैं ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन में और अच्छे से इम्प्रूव मैं लाना चाहूंगा, ताकि जो ई गवर्नेंस है छत्तीसगढ़ या इंडिया लेवल पे, वो और इम्प्रूव हो मेरे जो भी प्रैक्टिस है या नॉलेज से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूपीएससी वगैरह की भी प्लानिंग है? नहीं सर, यूपीएससी की बिल्कुल मेरी प्लानिंग नहीं है। मैं सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे पढ़ाई और सर उस पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए, आपको आपने जो अपने निश्चित किया है उसमें आपको सफलता मिले, और आप इसी तरीके से पूरे स्मार्ट तरीके से टेक्निक का यूज करते हुए आप सब चीजों को अचीव जी करें। सर। ऐसी शुभकामनाएं जी मेरी सर। ओर से, डायलॉग मंच की ओर से, और सभी व्यूअर्स की ओर से जो आपको देख रहे हैं उन सब की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जल्दी मिलेंगे हम लोग डायलॉग मंच एजुकेशन सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जी। सर थंबनेल में सर मैं ना सर क्रिकेटर टू डेप्यूटी कलेक्टर इस टाइप